Hello everyone, welcome to Prakshi classes. Again, we are back with the video number 3 on the topic partial derivative. अभी तक पार्शियल डेरिवेटिव की मैंने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है. आज की जो वीडियो रहेगी वो पार्ट नंबर 3 वीडियो रहेगी जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आपके कंसेप्ट और डीपन में क्लियर हो जाए. क्योंकि जितने आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. जैसे आपने पार्ट नंबर 2 वीडियो में मेरे साथ पहला एक एग्जाम्पल किया था जो बहुत एक सिंपलर कंसेप्ट था जिसमें आपको अलग अलग करके इक्वेशन दे रखी थी और आपको सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था. पर आज की जो वीडियो रहेगी उसमें आप ये सीखेंगे कि u इंटू वी जो आप डेरिवेटिव में जब दो फंक्शंस लिखे होते हैं, जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं तो u इंटू वी का कंसेप्ट लगता है. वैसे ही जब दो फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं तो u अपॉन वी का कंसेप्ट लगता है. बट आज आप इस वाली वीडियो में ये सीखेंगे कि u अपॉन वी का कंसेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव में कब लगेगा और u इंटू वी का कंसेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव में कब लगेगा. क्योंकि अभी तक डिफरेंशिएशन आपको आता है, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ क्योंकि बेटा पार्शियल डेरिवेटिव आपको तभी क्लियरली समझ आएगा जब आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आएगा. क्योंकि डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव का बेसिक है. जब तक वो नहीं आएगा तब तक पार्शियल डेरिवेटिव तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, निकालना आपको डेरिवेटिव ही है जो आप डिफरेंशिएशन में निकालते हैं. इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीट करना फिर पार्शियल डेरिवेटिव समझना, तभी आपको समझ आएगा. So differentiation is the most important topic for class 11 students, for class 12 students as well as for the BCom and BBA students. तो differentiation में बेटा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालना भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है एज वेल एज पार्शियल डेरिवेटिव निकालना भी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और एग्जाम्पल नंबर 2 आज हम इस वीडियो में करेंगे. मैं अभी एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 भी लेकर आऊंगी सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हों. जितने आप एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. ठीक है, तो चलिए आई सजेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल प्राक्षी क्लासेस सो दैट आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें और आप तक टाइमली वीडियोस पहुंच सके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. As I've already explained that this will be our part number 3 video. बेटा जो भी आप पार्शियल डेरिवेटिव की वीडियोस देख रहे हैं उनको पार्ट्स में ही देखिएगा. पहले पार्ट नंबर 1, फिर 2 एंड फिर 3. ठीक है, और इस पार्ट नंबर 3 की वीडियो में मैंने आपके साथ एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व किया है. एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ पार्ट नंबर 2 की वीडियो में सॉल्व कर दी है. तो आप पार्ट नंबर 2 की वीडियो में जाके आप एग्जाम्पल नंबर 1 सीख सकते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द एग्जाम्पल नंबर 2. ये भी वही एग्जाम्पल है जिसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, पर किसका? z फंक्शन का. और z फंक्शन आपको इस रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है x एंड y के रिस्पेक्ट में. वही कहानी है बेटा कि अगर z फंक्शन को दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में लिखा जाए, x एंड y वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में लिखा जाए तो आपको क्या निकालना है? पार्शियल डेरिवेटिव. अब अगर पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो पहले आप z का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब आप y को कांस्टेंट लेंगे और दूसरी बार आप z का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और x को आप तब कांस्टेंट लेंगे. तो चलो हम निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव किसका? z का, जब हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और y को तब हम क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट की तरह. अब ध्यान से देखना बेटा, z इज इक्वल टू 5x 6x माइनस 7y. आपको किसके रिस्पेक्ट में लिखना है? x के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ x इज अ वेरिएबल और यहाँ x इज ऑल्सो अ वेरिएबल. और जब भी आपके पास वेरिएबल ऊपर होता है और वेरिएबल नीचे होता है तो वो क्या बन जाता है? u अपॉन v फंक्शन. दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. जो आपने u अपॉन v का डेरिवेटिव सीखा था मेरे साथ वो ऐसे ही लगेगा. और u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे सीखा था कि नीचे v स्क्वायर आ जाता है, v फिर ऊपर आता है, पहले डेरिवेट होता है u फंक्शन, फिर माइनस लगता है, फिर u फंक्शन बाद में लिखा जाता है और किसका डेरिवेटिव होता है? v का. ये तब एप्लीकेबल होगा बेटा जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किस में लिखे हों? वेरिएबल फॉर्म में. अगर वो वेरिएबल फॉर्म में है ऊपर और नीचे तभी u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा. अब देखो, आपको z को डेरिवेट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज डेल z.
किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डेट इज डेल एक्स। तो आपको किसको डेरिवेट करना है, पहले आप लिख लो, आपको इसको डेरिवेट करना है। अब ये नीचे फंक्शन है v, तो v का आपने कर दिया होल स्क्वायर, तो पूरे v का फंक्शन का होल स्क्वायर हो गया, राइट। उसके बाद v फंक्शन आप ऊपर ऐसे कैसे कॉपी करते हो, तो v को मैंने कॉपी किया। किसका डेरिवेट करना है, डेल अपॉन डेल एक्स। किसका डेरिवेट करना है, 5x का, तो मैंने 5x को अंदर लिखा, फिर माइनस लगता है। अब u फंक्शन ऊपर ऐसे कैसे आएगा, तो 5x पहले आ गया, और अब किसको डेरिवेट करना है, तो डेल अपॉन डेल एक्स 6x माइनस 7y को अंदर ब्रैकेट में रखना है। एक बार जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आता है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता है। अब एक बार न्यूमरेटर बाहर आएगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, ये आपको याद रखना है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स ऐसे का ऐसे, 6x माइनस 7y ऐसे का ऐसे। अब देखो मैंने क्या बताया था, 5 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी कोई कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट नंबर उठ के बाहर आ जाता है। तो अब क्या बचेगा, x का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x क्या देता है, 1 देता है, तो 5 इंटू 1, माइनस का माइनस 5x ऐसे का ऐसे। अब देखो पहले 6x का डेरिवेटिव होगा, 6 इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल, तो 6 पहले बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव इज 1, तो 6 इंटू 1 माइनस 7y, 7 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो 7 का मान लो 7। बेटा y को डेरिवेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मैंने y को क्या ट्रीट किया है, y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, तो 7 इंटू 0 इज 0। तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई, 0 हो गई। और अपॉन में 6x माइनस 7y का होल स्क्वायर ऐसे कैसे चल रहा है। 6x माइनस 7y को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, माइनस का 5x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 1 दैट इज 6 से। अब आगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, बेटा एक बार 6x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 30x, माइनस के 7y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट माइनस का 35y, माइनस के 5x को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई गॉट माइनस का 30x, 30x से माइनस का 30x कट जाएगा तो आई गॉट माइनस का 35y, और अपॉन में 6x माइनस 7y का होल स्क्वायर। तो ये आंसर कब आया, जब मैंने z को पार्शियल डेरिवेटिव किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब मुझे z का पार्शियल डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, पर जब मैं x को क्या मानूंगी, कांस्टेंट। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है z का विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पर आपका x क्या लिया जाएगा, एज अ कांस्टेंट। अब आगे हमारे पास z फंक्शन ये रहा। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर x को आप क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट, तो ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है उसमें तो 5x लिखा हुआ है, एंड 5x मतलब 5 एक कांस्टेंट नंबर होता है, और x भी आप क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट नंबर विल गिव यू अ कांस्टेंट नंबर। तो जब ऊपर कांस्टेंट है और नीचे x यहाँ कांस्टेंट है बट y इज अ वेरिएबल, तो पूरा फंक्शन इज कॉल्ड अ वेरिएबल। कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल है, तो यहाँ पर कभी भी u अपॉन v नहीं लगेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। u अपॉन v की कहानी तभी लगती है जहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कंसेप्ट होता है, जहाँ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वेरिएबल फॉर्म में लिखे होते हैं। बट अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई भी एक कांस्टेंट है और नीचे वेरिएबल है, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ऊपर वाला वेरिएबल है और नीचे वाला कांस्टेंट है, कुछ भी ऊपर नीचे कोई भी अलग अलग हो, तो उस केस में u अपॉन v का कहानी नहीं लगती, ये ध्यान रखना है। तो इस केस में बेटा दिस इज अ कांस्टेंट नंबर एंड दिस इज अ वेरिएबल, तो u अपॉन v का कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, जब भी आपके पास ऐसा कंसेप्ट हो तो कांस्टेंट को बाहर ले लो। अभी डेरिवेटिव करना नहीं स्टार्ट किया मैंने, मैं सिर्फ अभी लिखने का तरीका देख रही हूँ। कांस्टेंट नंबर को मैंने बाहर ले लिया, तो 5x को जब मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1, और नीचे डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, 6x माइनस 7y। अब ये 6x माइनस 7y के ऊपर कोई भी पावर नहीं बैठी। अगर इस वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं बैठी तो इसका मतलब क्या मानते हैं, 1। और जब ये पूरा का पूरा कंसेप्ट उठ के ऊपर चला जाता है, ये 6x माइनस 7y को अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये जो पावर होती है 1, इट बिकम्स नेगेटिव। तो अब देखो 5x ऑलरेडी बाहर था, 6x माइनस 7y ऊपर उठ के आ गया, तो ऊपर उठ गया, और इसकी पावर पॉजिटिव 1 थी, +1 था, और अब वो क्या बन गई, -1। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिखा 8, तो यहाँ 8 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है ना, तो इट इज़ ट्रीटेड एज 1 पावर, तो 8 की पावर 1 इज़ 8, ठीक है। बट अगर मैं इस 8 को नीचे लिखना चाहूँ तो 1/8 हो जाता है।
तो 1/8 अगर ये हो रहा है, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल मैं नीचे लिखना चाहूँ, अब इस 8 को मैं ऊपर लेकर आना चाहूँ तो यहाँ 8 की पावर 1 है, पर अगर मैं इसको ऊपर लेके आती हूँ तो 8 की पावर -1 हो जाएगी। ये ध्यान रखना, कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर जब डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ उठता है तो उसकी जो पावर होती है, जो अगर उसकी पावर पॉजिटिव है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव पावर, अगर यहाँ उसकी पावर नेगेटिव है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव पावर। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब मेरे पास क्या बन गया, z इज अ फंक्शन इज इक्वल टू 5x का 5x और 6x माइनस 7y की पावर -1। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये सोचोगे यहाँ पर u इंटू वी लग सकता है। क्यों u इंटू वी लग सकता है? क्योंकि यहाँ पर भी ये वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं तो उस पर कौन सा डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगता है, u इंटू वी का। ये सब आपने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के केस में पढ़ा हुआ है। पर बेटा यहाँ पर u इंटू वी फिर से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि u इंटू वी का कंसेप्ट तब लगता है जब u इज़ अ फंक्शन दैट इज़ वेरिएबल फॉर्म में लिखा हो और v भी एक वेरिएबल फॉर्म में लिखा हो। वेरिएबल मतलब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x है। कहने में तो मैं बोलूँ यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, तो फिर वेरिएबल हो गया। तो u इंटू वी क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि बेटा आप तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके आ रहे हो, तो x इज़ अ कांस्टेंट, तो ये फंक्शन तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर x कांस्टेंट है पर y इज अ वेरिएबल, तो ये फंक्शन वेरिएबल हो गया। जहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं तो कभी भी u इंटू वी नहीं लग सकता। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि u अपॉन वी का फॉर्मूला तब लगता है जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों ही वेरिएबल फॉर्म में लिखे हों। u इंटू वी का फॉर्मूला तब लगता है जब दोनों फंक्शन जो हैं वो वेरिएबल फॉर्म में लिखे हों। तो अब आपने क्या करना है, ये आपके लिए जो टर्म है, इस टर्म के ऊपर उसकी पावर चढ़ी हुई है -1। जब भी आपके पास किसी भी टर्म के ऊपर अगर कोई भी पावर चढ़ी होती है तो आपको इसको थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ना है, एज x। तो x के ऊपर जब भी पावर चढ़ी होती है तो कैसे निकाला जाता है, पावर बाहर आ जाती है, x का x ही रहता है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। दैट इज़ उस टर्म को नहीं छेड़ना, वो टर्म ऐसे का ऐसे चलेगा, हम सिर्फ अभी पावर का डेरिवेटिव कर रहे हैं। सो वैसे ही बेटा ये टर्म है, इस टर्म के ऊपर पावर चढ़ी हुई है -1, तो -1 उठ के बाहर आ जाएगा, टर्म का टर्म रहेगा और -1 में -1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 5x को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इट बिकम माइनस का 5x और 6x माइनस 7y के ऊपर कौन सी पावर हो जाएगी, -1 और -1 विल गिव यू माइनस का 2। अभी आपने उस टर्म के ऊपर जो पावर चढ़ी हुई थी उसका डेरिवेटिव किया, अब उस टर्म का भी डेरिवेटिव होगा तो मल्टीप्लाई बाय पहले 6x का डेरिवेटिव, फिर 6x का डेरिवेटिव है 0y, बिकॉज बेटा 6x को हम डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब है अगर मैं पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रही हूँ तो x मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0 माइनस का 7y को कैसे डेरिवेट करूँगी बेटा, 7 एक कांस्टेंट नंबर है, y का डेरिवेट कर रही हूँ y के रिस्पेक्ट में तो विल गिव यू 1, तो 7 इंटू 1 है 7। 5x को -1 से मल्टीप्लाई किया था, पहले ही -5x आ गया था, अब ये -7 एक और आ गया और ब्रैकेट वाली चीज़ सेम बाहर ही रहेगी। माइनस का 5x और माइनस का 7 विल गिव यू 35x, सेम चीज़ ऐसे कैसे कॉपी होगी। दूसरी बात, ये डेरिवेटिव आ चुका है, किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर नेगेटिव बैठी होती है, डेरिवेटिव नहीं निकालना, किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर नेगेटिव बैठी होती है तो आंसर में पावर को नेगेटिव नहीं छोड़ना होता, इसलिए जो भी टर्म होती है वो नीचे चली जाती है और पावर का पॉजिटिव हो जाता है। दैट इज 35x रहेगा, 6x माइनस 7y की अब पावर -2 की जगह +2 हो जाएगी और वो नीचे आ जाएगी, तो 6x माइनस 7y की पावर में 2। ये क्या आया, ये del z अपॉन del y आया और ऑलरेडी हम del z अपॉन del x निकाल चुके, तो दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 आज कंप्लीट हुआ है। अब एक और एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी सो दैट आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हों कि कैसे पार्शियल डेरिवेटिव निकाला जाता है।
So thank you so much for watching this video. I end up the session with this and I hope आपको example number 2 इस वीडियो में समझ आया हो. इसके बाद मैं आपके साथ example number 3 and example number 4 भी next videos में लेकर आऊँगी so that हम अच्छे से practice कर सकें. उसके बाद हम लोग move on करेंगे topic पे partial derivative higher order का. अभी आप जो partial derivative निकाल रहे हो वो first order का निकाल रहे हो. इसके बाद आप पार्शियल डेरिवेटिव सीखेंगे सेकंड ऑर्डर का निकालने का, जिसको आप हायर ऑर्डर भी बोलते हैं. फिर वो कंप्लीट होने के बाद इसके बाद एक टॉपिक आता है टोटल डिफरेंशिएशन. तो ये सारा का सारा टॉपिक पार्शियल डेरिवेटिव के अंडर ही आता है. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड टोटल डिफरेंशिएशन. तो ये सब टॉपिक हम सीखेंगे एक एक वीडियो में. ठीक है. सो थैंक यू सो मच एंड आप वीडियो को कंप्लीट देखना. अगर कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी. एंड डू वॉच द वीडियो कंप्लीटली एंड डू लाइक द चैनल, बिकॉज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं. आपके लाइक ना करने से मुझे लगता है आपको वीडियोस या तो समझ नहीं आ रही है या कुछ इश्यूज हैं. तो अगर कुछ इश्यूज भी हैं तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट्स भी आप लोग बहुत कम करते हैं. तो अगर आपको समझ भी आ रहा है तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करें थ्रू अ कमेंट सेक्शन कि यू अंडरस्टूड वेल, और ये नहीं समझ आया या ये समझ आ गए अच्छे से, और आपको एग्जांपल्स चाहिए तो डू कमेंट. ठीक है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्राक्षी क्लासेस, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ द वीडियोज. सो थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय, टेक केयर.